स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 5, ठीक है। और चैप्टर 5 का नाम है व्हेन पीपल रेबेल, यानी कि जब लोग विद्रोह करते हैं। और 1857 एंड आफ्टर, ये जो 1857 और उसके बाद की जो कहानी है वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। बीच में बिल्कुल एक भी पॉइंट स्किप ना करें, तरीके से सुने और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट डाउन करें। बाकी तो बुक से है ही रिलेटेड, लेकिन जो मैं कुछ बता रहा हूँ एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लगे कि हाँ सर ने ये बताया तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे। तो पहला टॉपिक है वो है पॉलिसीज एंड द पीपल। पॉलिसीज एंड द पीपल, पॉलिसी का क्या मतलब होता है? नीतियां। क्या मतलब होता है? नीतियां। और पीपल यानी कि लोग। जो नीतियां बनी थी और जो लोग थे उनके लिए नीतियों का क्या असर था, ठीक है। अभी देखो, मैं ये चैप्टर 5 है, इससे पहले मैंने आपको क्लास 3 की चैप्टर 3 की, चैप्टर 4 की, चैप्टर 2, 3, 4 ये इन तीनों की मैंने स्टोरी बता रखी है। एक पार्टिकुलर एक वीडियो बना हुआ है सब पे, ठीक है। अगर आपको उनकी स्टोरी जाननी है तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये ना उससे थोड़ा अलग सा है। वो अलग सा क्यों है? जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में बताया था कि चैप्टर 4 में ट्राइब्स के बारे में, आदिवासियों के बारे में। आदिवासी क्या थे? आदिवासियों के लिए ब्रिटिश जो थे वो क्या, मतलब उनके प्रति उनका क्या रवैया था, वो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। उससे पहले क्या था? रूलिंग द कंट्री साइड, कि गांव के जो लोग थे उनके लिए प्रति उनका क्या नजरिया था, वो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। उससे पहले क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था कि व्यापार से क्षेत्र तक, वो साम्राज्य तक वो कैसे आए, ठीक है। ये था सीक्वेंस वाइज। और इसी सीक्वेंस में आज हम कहां पर आ गए हैं? चैप्टर 5 पे। और चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है पॉलिसीज एंड द पीपल। पॉलिसीज जो बनी और उनका हर समाज के हर तबके पर क्या प्रभाव पड़ा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कबीलाई समुदाय का आदमी हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो महिला हो, एक समाज की कोई आम महिला हो, चाहे वो एक अमीर घर की महिला हो, तो उन सबके ऊपर इन सभी नियमों का, पॉलिसीज का, नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा वो इसमें है। इसके आगे क्या है? नवाब्स लूज देयर पावर। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है नवाब्स लूज देयर पावर। जो नवाब थे उन्होंने अपनी ना जो पावर थी, शक्ति थी, वो धीरे धीरे खोनी शुरू कर दी। वो कैसे? अब देखो, 18वीं शताब्दी के मध्य से, कब? 18वीं शताब्दी के मध्य से, मेरे कहने का मतलब है 18वीं शताब्दी का मध्य 1750 के बाद मान लो, 1750 के बाद। तो ये जो टाइम था, इस टाइम से ना ये जो नवाब थे, नवाब का मतलब यहां मान लो आप राजा भी, और जो रूलर होते हैं किसी भी साम्राज्य का जो शासक होता है उसे नवाब मान लो आप, ठीक है। तो इन सब की ना जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। कम कैसे हो रही थी कि अब जो शासक थे, शासक वर्ग से ना धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लिया जा रहा था, उनसे उनकी शक्तियां ली जा रही थी, उनको बस एक नाम मात्र का शासक बनाया जा रहा था। धीरे धीरे जो सब सेना थी वो किसके मतलब जो भी साम्राज्य था वो किसके अंडर? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ रहा था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में। तो इसको लेकर सभी साम्राज्य के जो राजा महाराजा वर्ग के लोग थे उनमें एक असंतोष था, मतलब एक अनसेटिस्फैक्शन था कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेटिस्फाइड कैसे नहीं है? अब इसी में एक एग्जांपल है आपके लिए, एग्जांपल है रानी लक्ष्मीबाई का। अब रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद ब्रिटिशर्स थे उनसे कहा कि ये जो अडॉप्टेड सन है मेरा, ये आने वाला क्या बनेगा? राजा बनेगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका राजा ही बनेगा। तो ब्रिटिशर्स नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको इससे पहले 2nd चैप्टर में एक बताया था, एक पॉलिसी बताई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्या एक नियम बनाया था कि जो राजा की अपनी संतान है वही राजा बन सकती है, कोई अडॉप्टेड सन राजा नहीं बन सकता। तो वही चीज यहां पर भी थी सिमिलरली, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? एक तो रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद अवध का उदाहरण है। अवध में भी ऐसा ही हुआ। अवध के जो अवध के जो शासक थे वो थे वाजिद अली शाह। आई थिंक आप पढ़ लेना, वहां पर बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेनेशन तरीके से दिया है, वहां से आप रीड आउट करो। यहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं हर पॉइंट। तो
वाजिद अली शाह पर ना उन्होंने आरोप लगाया कि आप जो शासन व्यवस्था चला रहे हो ढंग से नहीं चला पा रहे हो, तो आपसे जो शासन व्यवस्था हम अपने अंडर ले रहे हैं, आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उन्होंने अयोग्य साबित कर दिया वाजिद अली शाह को, और उसके बाद उनको वहां से निकाल भी दिया। कहां से? अवध से, ठीक है। और यहां पर दिल्ली में, दिल्ली का भी एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में लॉर्ड डलहौजी जो थे वो 1856 की बात है, तब उन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर को उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर जिस पहले जो मुगल थे वो दिल्ली के लाल किले में रहते थे, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम में मुगल सम्राट थे यहाँ के, तो उनको कहा कि आप यहाँ से, अब आप यहाँ से जा सकते हो, आपको ना दिल्ली में ही किसी और जगह पर हम निवास स्थान दे देंगे, आप दिल्ली यहाँ लाल किले में नहीं रह सकते अब, क्योंकि ये अब हमारे अंडर आ गए, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से 1861 या 62 की बात है, जब लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी शासक है मुगल सम्राट का, जिसे हम शासक मानते हैं एक तरह से, लेकिन जो इसके बाद जो अब आएंगे, इनके जो उत्तराधिकारी होंगे, इनके जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हम शासक नहीं मानेंगे, ठीक है। वो खाली प्रिंस कहलाएंगे, प्रिंस मतलब राजकुमार, ठीक है। उनको हम बस राजकुमार की उपाधि देंगे, ना उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी, ना कोई अपनी सेना होगी, ठीक है। कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, बस उनका एक उपाधि दे दी जाएगी राजकुमार की, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, और सिपॉय का मतलब, ये जो सिपॉय है ना, इसको सिपाही मानो, सिपाही। सिपाही का क्या मतलब होता है? सैनिक, सोल्जर। तो वो वाला सिपॉय है, ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश और हिंदी थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो ऐसा ही वर्ड निकल आता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्रिएट करना है, इसको आप सिपाही वर्ड मानो, सिपाही यानी कि सैनिक। तो पीजेंट्स और जो ये पॉलिसीज था, इनका पीजेंट्स और वो सिपाही वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखो, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें ना ज्यादातर जो किसान, मतलब ज्यादातर जो सैनिक थे वो किसान वर्ग से आते थे, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से। फॉर एन एग्जाम्पल, बिहार से, अवध से, कानपुर से, ये सब ग्रामीण क्षेत्र थे उस टाइम में। तो यहां से वो जो पीजेंट्स आते थे, तो इनको पता चला कि जो हमारी फैमिली, गांव की जो हमारी फैमिली जो गांव में रह रही है, हमारे जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। उनसे मतलब उनसे उन खेतों से वसूला जा रहा है लगान, बहुत ही ज्यादा लगान ज्यादा वसूला जा रहा है, उनसे दिहाड़ी मजदूरी ली जा रही है, लेकिन उस हिसाब से उनको मजदूरी दी नहीं जा रही है जितना उनसे काम लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब इनको पता चली कि इन्हें सिपाहियों को, ये सिपाही पहले किसान थे, लेकिन जब इनको आर्मी में भर्ती कर लिया गया तो ये वो सिपाही बन गए। तो इनमें भी असंतोष आया। असंतोष मतलब एक तरह से गुस्सा आ गया कि हमारे अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है सेना, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने भी विद्रोह किया। क्या किया? रेबेल किया। रेबेल मतलब विद्रोह किया, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबेल किया पीजेंट्स ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? रिफॉर्म्स वर्ड का मतलब है सुधार। क्या मतलब है? सुधार। तो अब आपको पता है कि जो भारतीय समाज है बहुत ही एक जटिल समाज है, ठीक है। जटिल मतलब यहाँ पर विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे जटिल समाज कहते हैं। तो यहाँ पर ना कई तरह की रीतियां थी, आपकी रीतियां कह लो या कुरीतियां कह लो। जैसे विधवा का विवाह नहीं हो सकता। अगर किसी महिला का पति मर जाए तो उसको उन्हीं के साथ जला दिया जाता था। पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब पुराने टाइम में ऐसा होता था, सती प्रथा जिसे कहते थे, ठीक है। तो ये सब क्या थी? ये कुरीतियां थी। तो इन पर ना इन्होंने क्या किया, इनका ध्यान इस ओर आया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और ब्रिटिशर्स ने इसके अगेंस्ट रूल बनाए, रिफॉर्म्स को थोड़ा सुधार लेके आए इन कुरीतियों के खिलाफ। उन्होंने सती प्रथा को रोका, साथ में ये विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम बनाया कि ये एक एक्ट है, कानूनन अधिकार दिया जाएगा कि विधवा का अब विवाह हो सकता है दोबारा। और सती प्रथा को उन्होंने रोका, और साथ में ये भी कहा कि अगर किसी महिला का पति किसी दुर्घटनावश मर जाता है तो उसकी शादी हो सकती है, और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। ये लॉ बन गया है, ठीक है। ये भी रिफॉर्म था।
ये समाज में एक नए नए रिफॉर्म, बाल विवाह को रोका उन्होंने। बाल विवाह यानी कि बच्चों में ही शादी कर दी जाती थी पहले, तो उस चीज को भी उन्होंने क्या किया, खत्म किया एक तरह से, अपने लॉ को लाके, रिफॉर्म्स को लाके, सुधारों को लाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। अब देखो थ्रू द आईज ऑफ द पीपल जो है, इसमें ना दो आपको स्टोरी सी दे रखी है, दो लेटर टाइप के हैं, सोर्सेज हैं, वो आपको रीड करना है खुद से, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद रीड करना है। और इसको रीड करने के बाद ना आपको जो भी ना समझ में आए वो मुझसे पूछना है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें मेरे को पता है दो स्टोरी दे रखी है। पहली स्टोरी है एक ब्राह्मण की जो अपने अंकल के साथ कहीं इधर, मेरे को ध्यान नहीं है उतनी स्टोरी अच्छे से, लेकिन मुझे पता है कि पहले स्टोरी में एक ब्राह्मण है और दूसरी स्टोरी में एक सैनिक है। जो पहले सैनिक रहता है वो बाद में सूबेदार बन जाता है। ठीक है, तो वो आपको रीड आउट करनी है, वो मुझे क्वेश्चन करना अगर उसमें से कुछ भी ना समझ में आए, और कंपलसरी है, करनी है आपको, ये नहीं कि आप भूल जाओ यहाँ से, ये सब छोड़ दो। ठीक है, ये करनी पड़ेगी, तब आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। अब देखो, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। म्यूटिनी का क्या मतलब है? म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत। क्या मतलब होता है? बगावत। अब देखो, एक चिंगारी होती है, आग की चिंगारी, अगर एक चिंगारी किसी सूखे से जंगल में चली जाए तो पूरा जंगल जला सकती है, इतनी पावर होती है उस चिंगारी में, जला सकती है ना अगर सूखे से जंगल में चली जाए। तो वैसे ही ये जो म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन, पहले जो थोड़ी सी चिंगारी थी ना, बाद में बहुत ही बड़ा एक आग का शोला बन गया, शोला। ठीक है, जिससे पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जल सकती थी। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला आपका आता है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ हुआ? मेरठ से। मेरठ में ये बात है 10 मई 1857 की, 1857, 10 मई 1857, जब जो मेरठ के जो रेजिमेंट थे, रेजिमेंट मतलब जो सैनिक छावनी थी, वहां पर ना कुछ सैनिकों ने ऐसा कहा कि यहाँ पर जो हमें हथियार दिए जा रहे हैं, इन हथियारों में क्या है, इन हथियारों में क्या है कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है, ये जो रेबेलियन था, जो बगावत थी, कहां से स्टार्ट हुई? मेरठ से। ठीक है, मेरठ में कब? 10 मई 1857 की बात है। वहां पर एक सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। उन्होंने ना अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स को मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया, हत्या कर दी उनकी। तो इसके वजह से उनको ना सीधा लटका दिया गया सूली पर, और उस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इससे ना एक विद्रोह भड़का। ये विद्रोह किस चीज का था? देखो, ये विद्रोह ऐसा था, ये धार्मिक चीज में जा रहे थे, कि ऐसा था कि अब इनको जो हथियार दिए जाते थे ना सैनिकों को यूज करने के लिए, ये सैनिकों को जो हथियार दिए जाते थे, इनको कहा, ऐसी अफवाह फैला दी गई कि ये जो हथियार है ना, इसमें इनको यूज मत करो, इसमें ना गाय और सुअर की चर्बी का वो है, पाउडर मिला हुआ है इसमें, तो आप इसे यूज मत करो। आप ऐसा पढ़ना, आपकी बुक में भी है, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत कुछ नहीं है, ये सारी बुक में लिखी हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए पॉइंट टू पॉइंट। तो इनको ऐसी अफवाह फैला दी गई, तो इस वजह से ना मंगल पांडे जो थे, इनको गुस्सा आ गया कि हमारे धर्म में, हमारे धर्म को ये मतलब गंदा, हमारे धर्म को गंदा साबित करने पर लगे हुए हैं, तो हम इसका विद्रोह करेंगे। और ये विद्रोह वहीं से शुरुआत हुआ, 10 मई 1857 का दिन था, वहां से शुरू हुआ, और फिर ये धीरे धीरे फैलता रहा। ठीक है, ये रुका नहीं, धीरे धीरे फैला। पहले ये मेरठ में बहुत हुआ, मेरठ में कई सैनिकों ने विद्रोह किया, इसकी अफवाह फैली, और उन्होंने कई अपने ऑफिशियल्स को मार दिया। ठीक है, गुस्से में आकर कि तुम हमारे साथ ये हमारे धर्म को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो, हमारे धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए। और ये जो मेरठ में जो स्टार्ट हुआ था, ये दिल्ली तक चला गया, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। दिल्ली भी गया, दिल्ली में फिर वहाँ के जो रेजिमेंट के सैनिक थे, मतलब छावनी के जो सैनिक थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। उन्होंने भी ऐसी अफवाह सुनी कि जो हमें हथियार दिए जा रहे हैं उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाई गई है, जो मतलब उनको गुस्सा आ गया इस बात को लेकर, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, दिल्ली में किसकी शासन व्यवस्था थी उस टाइम? थे बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट, जो लाल किले में रहते थे। ठीक है, उस टाइम की बात हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ? द रेबेलियन स्प्रेड्स। अब ये जो दिल्ली तक, मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली में आया, ये यहीं तक सीमित नहीं रहा, ये आगे और बढ़ा। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ गया? ये देखो, दिल्ली में था,
मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली में था, कानपुर में फैला, कानपुर में फिर इसका विद्रोह हुआ कि नहीं अब ना ये एक पूरा विद्रोह हो गया कि अब तो ये जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है ना अब इसको जड़ से खत्म करना है। अब सभी ने ये माना, जितने भी भारतीय प्रांत क्षेत्र थे सभी को लगा कि अब इनके खत्म होने का टाइम आ गया, अब इनको निकालना पड़ेगा यहाँ से। फैजाबाद में एक सैनिक कह रहा हूँ, एक मौलवी थे, उनका नाम था अहमदुल्ला नाम था। उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा कि अब जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है इसके खत्म होने का टाइम आ गया भारत में, अब ये शासन व्यवस्था यहाँ काम नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी है शासन व्यवस्था, तो अब ये काम नहीं कर सकती। और इसी को लेकर कानपुर में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। साथ में उनके एक तांत्या टोपे नाम के एक सैनिक नहीं थे, एक तरह के जनरल थे, बोलते हैं ना कि सेनापति, वो थे, वो उनके साथ थे और उन्होंने युद्ध किया। फिर इधर कानपुर में नाना साहेब थे, और फिर जो पेशवा बाजीराव सेकंड के जो द्वितीय थे उनके अडॉप्टेड सन थे, कौन? नाना साहेब। तो उन्होंने विद्रोह किया कानपुर में, कानपुर रेजिमेंट का नेतृत्व किया। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर ने। जितने भी सैनिक थे ना वो रेड फोर्ट में जबरदस्ती आ गए, और उन्होंने क्या कहा कि अब ना हमें अंग्रेजी शासन व्यवस्था नहीं चाहिए, उसके मुकाबले ना मुगल शासन व्यवस्था बेहतर है अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए वो यहाँ दिल्ली आ गए, और दिल्ली के जो शासक थे उस टाइम, कौन थे? ये बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट। इनको कहा कि आप हमारे नेता बन जाओ, लीडर बन जाओ, इनसे आग्रह किया और वो बन गए। फिर आखिरकार उन्होंने कई लेटर्स लिखे अपने चीफ्स को, और जितने भी भारतीय प्रांत उन सभी के शासकों को लेटर लिखे, सबके पास पहुंचे, और आखिरकार सब एकजुट हो गए। ठीक है, एकजुट हो गए। जो जहां था, अब उनको पता था कि अब ये पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बन चुका है, जिसे अब ऑल ओवर द इंडिया सपोर्ट मिल रहा है, और अब इनको निकलने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अब ये तो चल रहा है, रेबेलियन स्प्रेड हो गया। स्प्रेड का मतलब फैल गया पूरी तरह से, कानपुर गया, दिल्ली, मेरठ, आगरा, जितने भी यूपी, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, झांसी, जितने भी एरिया थे, वहां के जो शासक थे उन सभी ने इसका नेतृत्व किया, वहां के जो सैनिक थे उन्होंने विरोध किया। ठीक है, ये तो चीजें थी इसमें रेबेलियन स्प्रेड में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द कंपनी फाइट्स बैक। रेबेलियन हुआ तो क्या कंपनी इसके विरुद्ध कुछ आवाज नहीं करे, मतलब कुछ उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा? इतना बड़ा एक्शन हो गया, उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया? रिएक्शन दिया, उन्होंने फाइट्स बैक किया। बोला कि अगर आप ऐसा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, तो हम भी इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो उन्होंने भी पता है क्या किया? उन्होंने इंग्लैंड से कुछ अंग्रेजी सैनिकों को बुलाया, मतलब इन्फोर्स किया कि आप इधर आओ, इधर बहुत ही जरूरत है, अभी यहाँ पर लड़ाई की सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पर जो लड़ाई है उसको अभी हैंडल करना है, किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करना है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो वहां से इन्होंने शासन व्यवस्था से आग्रह किया, तो वहां से कुछ यूरोप से कुछ सैनिक आए, उन्होंने यहाँ पर हेल्प की, और जहां जहां शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठ रही थी वहां वहां लड़ाइयाँ हुई, और जितने भी नेतृत्व करता थे सबको कैद कर लिया गया। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उनको हरा दिया गया 1858 में। ठीक है, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया। कानपुर में नाना साहेब को हरा दिया गया। इधर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को हरा के, मतलब जितने भी सैनिक थे उनको हरा के उनको कब्जे में कर लिया गया, और उनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून नाम की एक जगह है, ये आई थिंक म्यांमार में, म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है छोटा सा, वहां पर है ये जगह रंगून। ठीक है, वहां पर उनको कैदी बना के वहां भेज दिया गया, और 1858 में उनको मार दिया गया वहां पे। कहां पे? रंगून में। ठीक है, बहादुर शाह जफर को। साथ में उनकी वाइफ भी थी, वाइफ का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ थी, और उनके जो बेटे थे बहादुर शाह जफर के, उनको वहीं उनकी आंखों के सामने गोली मार दी थी अंग्रेजों के सैनिकों ने। ठीक है, तो ये तो था कंपनी फाइट्स बैक। उन्होंने फाइट्स बैक किया, जितने भी रिबेलियन चल रहे थे सबको रोका, सबको दबा दिया, कुचल दिया। ठीक है, लेकिन आखिरकार कंक्लूजन क्या निकला? आफ्टर मैथ जो है इसमें आपका लास्ट वाला, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि इतनी सारी चीजें हुई, तो आगे कैसे चला सब चीज? क्या सब चीज खत्म हो गया? देखो आगे कुछ इन्होंने ना पॉलिसीज में नई पॉलिसीज लेके आई है। अब वो नई पॉलिसीज क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये छह नई पॉलिसीज लेके आया। वो 6 पॉलिसीज आपकी बुक में भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लो, आपको याद हो जाएगा। पहला था कि
पहली पॉलिसी जो थी वो थी कि, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 6 पॉलिसीज को उन्होंने मतलब चेंज किया। वो छह पॉलिसीज क्या थे वो मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट अभी। पहला पॉलिसी था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव था, पहले वो किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। जो वहाँ की जो संसद थी ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ पर ये फैसला लिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शक्तियाँ मिली हुई है, अब ये शक्तियाँ किसके पास होंगी, अब ये ब्रिटिश क्राउन के पास होंगी। जो भी ताकत मतलब जो भी फैसले होंगे ब्रिटिश इंडिया के बारे में, वो यहाँ से लिए जाएंगे, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। ये पहली पॉलिसी थी, ठीक है। दूसरी पॉलिसी थी कि जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उनको ये भरोसा दिया जाएगा कि अब भविष्य में कभी भी उनके जमीनों पर, उनके क्षेत्रों पर, उनके प्रांतों पर, उनके राज्यों पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा, ठीक है। उनको साथ में ये भी भरोसा दिया गया कि आप जो अपनी किंगडम है, मतलब अपना राज्य है, वो अपने हियर यानी कि उत्तराधिकारी को दे सकते हो, चाहे वो आपका अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। अडॉप्टेड सन मतलब गोद लिया हुआ कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि उनका अपना ही बच्चा, संतान, अपनी संतान। लेकिन अब ये उन्होंने पॉलिसी मेकर्स ने ये चेंजेस कर दिए, ठीक है। तीसरा था कि प्रोपोर्शन ऑफ आर्मी। अब देखो पहले क्या था कि जो ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें इंडियन आर्मीज की जो संख्या थी उसको घटा दिया गया। ये फैसला लिया गया कि अब जो सैनिकों की भर्ती होगी उसमें जो इंडियन जो सैनिक होंगे, भारतीय सैनिक होंगे, उनकी संख्या कम होगी, और जो ब्रिटिश यानी यूरोपियन सैनिक होंगे उनकी संख्या अधिक होगी, ठीक है। ये फैसला लिया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि जो सैनिक हम अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, यानी कि अवध, बिहार, मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा गुजरात का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ का, ये मध्य भारत है, ठीक है, यहाँ का। और फिर साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु, चेन्नई। आज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको समझ में आए कि साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया है क्या। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया का मतलब ये है कि कुछ स्टेट्स हैं, वहां से ये सैनिकों को ले रहे थे। बाद में इन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि अब हम यहाँ से नहीं लेंगे, बल्कि अब हम जो सैनिकों की भर्ती करेंगे उसमें ज्यादातर सिख होंगे, पठान होंगे, और एक और गुरखा समुदाय था। गुरखा समुदाय क्या होता है ये मैं आपको नहीं मतलब अभी आपको कन्फेस नहीं कर सकता कि इसका मतलब क्या, कोई जाति थी, जनजाति थी क्या, मुझे खुद नहीं पता है। तो इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको भी कुछ पता चले तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको 3 बताए। अभी चौथा क्या था कि जो सोशल कस्टमरी है, यानी कि जो रिलीजियस कस्टमरी है, उसको रिस्पेक्ट देना। ये चौथा उन्होंने अपना एक टारगेट रखा पॉलिसी में कि हम भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो सामाजिक प्रथाएं, जो अच्छी प्रथाएं हैं, जैसे कि जहाँ पे जो त्यौहार मनाए जाते हैं जो ब्रिटेन में नहीं मनाए जाते, उनको हम रिस्पेक्ट देंगे कि चलो यहाँ की जो संस्कृति है बहुत अच्छी है, लोगों मानव समुदाय के विकास के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी का हनन हो रहा है और किसी का भरण हो रहा है, मतलब एक वर्ग उभर रहा है और एक वर्ग नीचे डूब रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको लेकर चलने वाला समुदाय है, सबकी संस्कृति सबके लिए, इसकी संस्कृति सबके लिए। तो ये तो चौथा पॉलिसी ये था। 5वां था कि ये जो रिबेलियन हुआ था, बगावत, इसके दौरान जितनी भी क्षति हुई थी ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि आधारिक संरचना की, तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इसमें फैसला लिया गया कि इसकी ना जो ज्यादा दोषी हैं वो मुस्लिम्स हैं। ऐसा उनका मानना था। उनको ऐसा लगा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने इस बगावत को और भड़का दिया बाद में आके। तो इसके लिए ना उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाई कि जितने भी उनकी जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी मुस्लिम समुदाय के लोगों की, खास तौर पे उनको ना कब्जे में करने लग गए। ये 5वीं पॉलिसी थी, 5वीं या चौथी, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन आप बुक में देख लेना, चौथी 5वीं पे ही है ये। छठा है आपका लास्ट ये है कि जो लास्ट में जमींदार और लैंडलॉर्ड थे, उनको उनकी जमीनों पर सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये छठी पॉलिसी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये छठी पॉलिसी बनाई गई ब्रिटिश इंडिया को लेकर, ठीक है। तो ये आपकी 5-6 जितने भी पॉलिसी थी ये कंप्लीट होती है, और इसके साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मेरी तरफ से कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। और अगर आपको वीडियो जबरदस्त मतलब बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो, तो
सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और फिर साथ ही वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों तक पहुंचाओ कि यार हमें भी कुछ सपोर्ट मिले यार, ब्रांड न्यू चैनल है यार अपना, बढ़ना चाहिए भाई, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, देखते हो तो यार कुछ तो समझा करो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।